गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब हम प्रकाशीय तंत्र की बात करते हैं तो भौतिकी की वो शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन करते हैं उस भौतिकी की शाखा को प्रकाशिकी कहते हैं। बेसिकली ये जो प्रकाशिकी है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया था। एक को परावर्तन, दूसरे को अपवर्तन, तीसरे को विक्षेपण। परावर्तन में केवल और केवल एक माध्यम की बात करते थे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांगी माध्यम में किसी तल से टकराकर उन्हें उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसी प्रकाश का क्या बोल देते हैं? परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। परावर्तन में दर्पण आता था। जब अपवर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन में दो या दो से अधिक माध्यमों की बात करते हैं। इसको अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन में अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल हम जानते हैं अलग अलग होती हैं। आप अमूमन में दैनिक जीवन में अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आकाश में तारों का टिमटिमाना, जब प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से होकर के आती है। बहुत ऊंचाई पर तारे होते हैं, कई माध्यम होते हैं जिनका घनत्व अलग अलग होता है तो प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है। तो उन विभिन्न माध्यमों में जब प्रकाश की किरण आती है तो वो बार बार अपने मार्ग से विचलित होती हुई आती है, जिसके कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। एक बर्तन में जब आप पानी को भर लेते हैं और उसमें एक लकड़ी को डुबाते हैं तो द लकड़ी अपीयर्स टू बी बेंड, वो लकड़ी अपनी वास्तविक स्थिति से मुड़ी हुई नजर आती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कुएं के, तालाब के, नदी के तल को जब आप देखेंगे, बर्तन में भरे पानी के तल को आप देखेंगे तो दैट अपीयर्स टू बी रेज्ड, वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ये सब अपवर्तन के एग्जांपल्स हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम अर्थात वायु अर्थात एयर से जल मतलब वाटर में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इस पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आपतित होती है उसको आपतित किरण के नाम से जानते हैं, जो अपवर्तित होती है उसको अपवर्तित किरण के नाम से जानते हैं। सीधी रेखा अभिलंब होती है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कहती है। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपके सामने है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक तल में होते हैं। दूसरा नियम अलग अलग जगह पर्टिकुलर 2 माध्यम के लिए जब आप प्रयोग करोगे तो आप पाओगे कि I1 R1 I2 I2 I3 R3 आपतन कोण अपवर्तन कोण, आपतन कोण अपवर्तन कोण बदल रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे क्या कहूं, हर स्थिति में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक निश्चित राशि होता है जिसे म्यू से दर्शाते हैं, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। सपोज दैट आपकी प्रकाश की किरण वायु मतलब एयर से जल में गई तो आप लिख दोगे म्यू डब्ल्यू, मतलब म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, अर्थात वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के भी 2 प्रकार हो गए थे, एक निरपेक्ष हो गया था, दूसरा सापेक्ष हो गया था। निरपेक्ष में शर्त थी कि प्रकाश की किरण हमेशा एयर से अन्य किसी माध्यम में जाना चाहिए, तो यहाँ एयर से ग्लास में जा रही है तो वो कहता है वायु में प्रकाश की चाल बटे अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जबकि कोई प्रकाश की किरण किसी भी एक माध्यम से किसी भी दूसरे माध्यम में जाए तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात दोनों विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे सापेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम समझते हैं जो अगली चीज पढ़ी थी, वो पढ़ी थी आपने उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। बहुत सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों में परावर्तित अपवर्तित हो रही हो, लेकिन कई हजारों लाखों में से एक प्रकाश की किरण ऐसी है जो टकरा के वापस भी लौट सकती है, क्योंकि सैकड़ों होती हैं, हजारों होती हैं, आपतित होती हैं, अपवर्तित भी होती हैं। लेकिन जब अपवर्तित किरण का मार्ग उलट दें
तो वो जहां से आई थी वहीं को चली जाएगी। अर्थात वायु से कांच में जाना कांच से वायु में जाने के जस्ट विपरीत होता है। ए से जी में गए तो ए म्यू जी, और जी से ए में आए तो जी म्यू ए म्यू जी इज जस्ट अपोजिट ऑफ जी म्यू ए। स्नेल का नियम लगा दीजिए, आप जिसको चाहते हैं उसको पालो। हमने क्या चाहा, प्रकाश की किरण वायु से कहां गई, कांच में, आपने स्नेल का नियम लगाया तो साइन आई अपॉन साइन आर ए म्यू। और जब जी प्रकाश की किरण विपरीत मार्ग में वापस गई अर्थात कांच से वायु में, तो आपने लगा दिया जी म्यू ए बराबर साइन आर अपॉन साइन आई। आपने एक काम किया, दोनों का गुणा कर दिया। एलएचएस को एलएचएस से सूता बाबू, आरएचएस को आरएचएस से सूता बाबू, तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। हो गया ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1, ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 होगा। यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है, ठीक ऐसे प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिस उपकरण की जरूरत पड़ती है, उस उपकरण को लेंस कहते हैं। लेंस वही है जो तुम अपनी आंखों में पहनते हो, जिसके आर पार देख सकते हैं। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है और जो 2 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। हमारे सिलेबस में 2 प्रकार के लेंस हैं। एक उत्तल लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है उसे ये बात याद रखो देवी और सज्जनों। जब उत्तल लेंस होगा तो वास्तव में क्या होना चाहिए, मैं लेंस हूं, मेरे में प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकरा करके अपना प्रतिबिंब बना लिया। तो नदिया की इस तरह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, और अगर टकरा के वापस आ जाए जो काम संभव नहीं है, मतलब आभासी और सीधा। तो ये याद रखना बच्चों, उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और अवतल लेंस आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनना। तो अपवर्तन लेंस में होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 पृष्ठों से मिलकर बनता है। जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब बनेगा, और अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा और अवतल लेंस आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। इसकी ये मुख्य अक्ष होती है, इसके 2 वक्रता केंद्र होते हैं, इसके 2 फोकस होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये C1 और C2 2 वक्रता केंद्र, बीच के केंद्र को प्रकाश केंद्र कहते हैं, O कहते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ आपने वस्तु को रख लिया, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर वो किससे होके जाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है इसलिए पार कर जाएगी। सही में क्या होना चाहिए, पार होना चाहिए, और ये पार हो रही है इसलिए इसमें वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन याद रखना, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है, याद रखना। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरे या किसी बिंदु से होकर गुजरे और गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए, तो देवी और सज्जनों ऐसे फोकस को प्रथम फोकस कहते हैं। कितने नियम हो गए, 2 नियम। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरे और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो उस फोकस को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। एक और नियम होता है,
जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र नहीं ध्रुव से होके गुजरी तो बिना मुड़े सीधी चली जाती है। सीधी चली जाती है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई ये। बिना मुड़े सीधी चली जाती है, ये भी प्रतिबिंब बनाने का नियम है। एक अपवर्तित किरण ये, एक अपवर्तित किरण ये, एक अपवर्तित किरण ये, लो सब मिल गई और ये कैसा प्रतिबिंब बन गया? वास्तविक तो उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु, वो थोड़ा चित्र गड़बड़ हो गया, ये वस्तु दूरी हो गई और जी प्रतिबिंब दूरी हो गई। बिल्कुल वैसी ध्रुव के प्रकाश केंद्र के इस तरफ धनात्मक और इस तरफ ऋणात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक। वस्तु दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। और प्रतिबिंब दूरी कैसी होगी? प्रथम फोकस कैसा होगा? धनात्मक। द्वितीय फोकस कैसा होगा? प्रथम फोकस ऋणात्मक, द्वितीय फोकस धनात्मक। समझ में आ गई बात? वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई। चलिए आइए इसमें प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वस्तु हो गई, सिंपल सी बात है, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होके जाएगी प्रकाश केंद्र से, लेकिन जाएगी नहीं, जाती हुई जो नहीं होना था वो हो जाए, अर्थात टकरा के वापस चली जाए। इसमें इस तरफ आ गया, जो नहीं होना था, नहीं होना था वही हो गया यार नीरज, वही हो गया यार। और ये प्रथम फोकस मिल नहीं रही, मिलती हुई नीरज प्रतीत हो रही है। इस सपनों में बन रही है। वक्र और प्रकाश केंद्र पे जा नहीं रही नीरज, जाती हुई प्रतीत हो रही है नीरज। तो ये कैसा प्रतिबिंब बन गया? आभासी व उत्तल लेंस वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस आभासी व सीधा। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से मिलकर बनता है, घटोत्कच। अवतल लेंस की भी दो प्रकार होते हैं और उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। लेकिन जो प्रचलन में है वो जे आता है, जो प्रचलन में है वो ये आता है। देखो कैसे बनता है। जो अवतल लेंस है इसके पृष्ठ अवतल होंगे, अर्थात सिंपल सी बात है इसकी पृष्ठ ऐसे होंगे, एक पृष्ठ ऐसा होगा। अब दूसरा उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, समतल भी। उत्तल लेंस में अंदर का भाग यूज करोगे, ऐसा होगा। अवतल लेंस में अगर पहला पृष्ठ उत्तल है तो उत्तल अवतल, इसको मिलाओगे तो ये बन जाएगा उत्तल अवतल लेंस। समतल और अवतल को मिलाओगे तो ये बन जाएगा समतल अवतल लेंस। उत्तल और अवतल को मिलाओगे तो ये बन जाएगा अवतल अवतल लेंस। और यही आपके उपयोग में आता है, जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। ये उत्तल सतह है और एक अवतल सतह लो तो ये चन्ना मामा बन जाएंगी अवतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस। उत्तल उत्तल यही काम में आता है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं, अर्थात बीच में से मोटा, किनारों से पतला। ऐसी लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से मिलकर बनता है। हम समझ गए लेंस में दो पृष्ठ मिल रहे थे, प्रदीप को स्टार्ट कर। हम समझ गए लेंस में दो पृष्ठ मिल रहे थे, तो अगर कोई एक पृष्ठ होगा तो उसमें अपवर्तन होगा कि नहीं होगा? क्यों? वायु से कांच में प्रकाश की किरण जा रही, होगा कि नहीं होगा? तो बस हम किसी एक पृष्ठ में अब नया सूत्र सिद्ध कर रहे हैं, उस सूत्र को कहते हैं अपवर्तन सूत्र। क्या कहते हैं? अपवर्तन सूत्र। देवी और सज्जनों, अगला जो टॉपिक है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पढ़ रहे हैं अपवर्तन, हो गया परावर्तन, ये कैसे हुआ वो भी बताएंगे कैसे हुआ। इसके साथ साथ में एक चीज और पढ़ते हैं, क्रांतिक कोण, सी क्रिटिकल एंगल, और एक चीज और पढ़ते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। शर्त है, याद करो, माध्यम दो प्रकार के होते हैं, विरल और सामान्य। जिसका घनत्व कम होता है, आपेक्षिक घनत्व, वो विरल माध्यम होता है। जिसका आपेक्षिक घनत्व अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, जैसे वायु से जल में, तो अभिलंब की ओर चली जाती है।
और सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो यहाँ पर शर्त है कि प्रकाश की किरण सघन से, विवेक प्रजापति, सघन से विरल में जाना चाहिए। वेरी गुड। तो बात समझ में आती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन, हमने ये ले लिया जल, ये ले ली वायु, और जब भी प्रकाश की किरण कहां से कहां, सघन से तो अभिलंब से दूर, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। आप नहीं माने, बोला नहीं माने, आपने कही मैं तो बड़ा अनुभव, आपतन कोण को मान, जो पहले ही दूर भाग रहा हो तो कौन, अपवर्तन कोण। यदि आपतन कोण को आप तनिक सा भी बढ़ा देंगे तो अपवर्तन कोण का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने इसको जरा सा बढ़ाया, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसका मान बढ़ करके कितने डिग्री हो गया, 90। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। मैं तुमसे क्या कहूं जिगी साहब, ऐसी स्थिति में जो आपतन कोण होता है उसे आपतन कोण न कह के कौन सा कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस स्थिति में आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर आप नहीं माने, आपने कहा मैं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ाऊंगा। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ाओगे तो अपवर्तन कोण का मान कितने डिग्री हो जाएगा, 90 हो चुका। लेकिन अब आपने आई का मान सी से भी ज्यादा बढ़ा दिया, तो प्रकाश की किरण भैया इतने तक तो पहुंच गई थी, अब कहां चली जाएगी, नीचे। पढ़ रहे थे क्या, अपवर्तन हो गया क्या, इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस स्थिति में आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यदि आपतन कोण का मान इससे भी ज्यादा बढ़ा देते हैं तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देवी और सज्जनों, इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रेगिस्तान में मरीचिका, जब आप बाइक से आते हैं तो बहुत दूरी पर आपको जल नजर आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका, ऊंट पर जो व्यक्ति बैठा है तो उसको बहुत दूरी पर पानी नजर आता है राहगीर को, और वो बहरा करके जब उसके पास जाता है तो ही फाउंड नो वाटर, दिस इज द ओनली इल्यूजन ऑफ माइंड। ये उसकी मति को भ्रम है तो जो भ्रष्ट हो गई थी। ये केवल और केवल किस कारण हो रहा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठंडे प्रदेशों में समुद्र पर नाव उल्टी नजर आती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तुम्हारी वाली चमकती नजर आती है प्रिज्म, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपका हीरा चमकदार नजर आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। आइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा हम क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित करें। सर्वप्रथम प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है ऋषि, कल तक कह दोगी, जल से वायु में प्रवेश करती है। समीक्षा, स्नेल का नियम लगाएं। W mu इक्वल टू साइन आर। राजीव, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाओ। गौरव, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, W mu A बराबर 1/, उठा के रखते हैं, 1/A mu W इक्वल्स टू sin I अपॉन sin R। उल्टा कर दीजिए, A mu W अपॉन 1 इक्वल्स टू sin R अपॉन sin I। यदि R इक्वल टू 90 तो I बराबर, जब R का मान 90 डिग्री था तो I को क्या कह रहे थे, रख दीजिए, A mu W इक्वल टू sin 90 अपॉन sin C। sin 90 का मान A mu W इक्वल टू 1/, henceforth अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। एक और अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त हुआ, देख लीजिए। पहला म्यू इक्वल टू sin I अपॉन sin R, A mu W इक्वल टू म्यू W अपॉन म्यू A।
तीसरा सूत्र ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए। चौथा सूत्र सिंपल सी बात है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन बी। पांचवा सूत्र म्यू इक्वल टू v1 अपॉन v2। छठवां सूत्र म्यू इक्वल टू 1 अपॉन। अबे हाल सब आपके सामने प्रूव करवाए हैं। लेंस में ही अपवर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात अपवर्तन चैप्टर में लेंस शुरू होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जो बीच में से मोटा किनारों से पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, जो आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अगर लेंस का एक टुकड़ा ले लें तो वो अपवर्तन सूत्र बनाता है, क्योंकि लेंस में टुकड़ा ले लें तो कांच का टुकड़ा है, प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी, तो वायु से कांच में जाएगी तो अपवर्तन होगा, मतलब किसी एक पृष्ठ में अपवर्तन संभव है। तो अब अपन देख रहे हैं अवतल पृष्ठ में अपवर्तन, किसी गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन या अपवर्तन सूत्र की अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। देखिए देवी और सज्जन, अब अपवर्तन सूत्र की बात करें, म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी। इसमें कोई नियम नहीं लगेगा क्योंकि लेंस नहीं है, ये केवल एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ में अपवर्तन हो रहा है। प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है और उसमें अपवर्तन सूत्र देख रहे हैं। ये हमारी वो है वस्तु, इससे प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है जो अपना प्रतिबिंब बना रही है आई। यहाँ वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र को इस क्यू बिंदु से मिला लेंगे और ये जो सी क्यू है ये किसकी भांति कार्य करेगा? अभिलंब की भांति। आपतित किरण और ये अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आप कहोगे आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण आर। इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको थीटा। क्योंकि यहाँ आई और आर है, अपवर्तन हो रहा है, इसलिए हमने लगा दिया स्नेल्स के नियम से म्यू इक्वल्स टू, कोण यदि छोटा होता है तो साइन थीटा काय में बदल जाता है, तो साइन आई काय में बदल जाएगा, साइन आर काय में बदल जाएगा, तो बदल दो इनको। कोण अति छोटे हैं तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, तो ये आई अपॉन आर हो गया। तो आई इक्वल टू कितना हो गया आपका? म्यू आर। समीकरण नंबर 1। अब मुझे चैलेंज है, मुझे आई का मान भी चाहिए और मुझे आर का मान भी चाहिए, आपतन कोण का भी मान चाहिए और अपवर्तन कोण का मान भी चाहिए। कुछ नहीं है, बहुत सरल है। त्रिभुज ओ क्यू सी को देखो ध्यान से, ओ क्यू सी सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, पछीते वाला कोण थीटा, ये वाला कोण अल्फा, ये वाला कोण आई। बहिष्कोण प्रमेय से किसी त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग बाहर वाले के, और हमें कौन चाहिए? आई, दैट विल बी थीटा माइनस अल्फा। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लीजिए आई क्यू सी। इसमें कौन कौन है? आई क्यू सी में बाहर वाला, अंदर वाला बीटा, तो बीटा प्लस आर विल बी इक्वल टू। किसी त्रिभुज के बाहर वाले कोण का मान अंदर वाले कोणों के योगफल के बराबर होता है। हमको आर चाहिए तो आर बराबर थीटा माइनस थीटा बाय ओवर दरा गए। ये आई का मान है, ये आर का मान है, isn't it? इस आई और आर का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। सिंपल सी बात है, समीकरण 1 से आई थीटा माइनस अल्फा म्यू आर थीटा माइनस बीटा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। थीटा चाहिए, अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए। थीटा चाहिए, अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए। जब आप कोण बनाते हो तो अपने अंगूठे को हिलाते हो और हिला हिला के इसको सी बिंदु पे रखो। चाप लगाओगे तो पी क्यू और त्रिज्या चाहिए तो पी सी, और पी सी विल बी इक्वल टू आर। चाप लगाओगे बीटा की तो पी क्यू, त्रिज्या चाहिए तो आई पी, एंड आई पी विल बी इक्वल टू वी।
अल्फा की चाप लगाओगे तो पी क्यू, और त्रिज्या चाहिए तो ओपी, ओपी इक्वल टू यू। सबसे पहले थीटा, थीटा चाप बटे त्रिज्या, तो पी क्यू बटे पीसी, और पीसी का मान कितना हो गया, देख सकते हो, अल्फा पी क्यू बटे ओपी, पी क्यू बटे ओपी, एंड ओपी विल बी इक्वल टू यू। बीटा पी क्यू बटे आई पी, एंड आई पी विल बी इक्वल टू, समीकरण नंबर 2 में 25 तीनों के मान रख दीजिए, जिसकी तलाश है वो सिद्ध होने वाला है। पी क्यू बटे आर, अल्फा पी क्यू बटे यू, ओपी मतलब यू गुड़िया पार्वती रेखा की बहन, पी क्यू बटे आर, पी क्यू बटे वी, ओ पी क्यू जो बची म्यू बटे आर माइनस 1/, म्यू अपॉन आर कि उस तरफ 1/r को ले जाओ तो म्यू अपॉन आर माइनस 1/r, 1/b को इस तरफ ले जाओ तो धनात्मक हो गया। दोनों में क्या ले लो, कॉमन, अलग उत्तम, यस और नो, 1/b माइनस 1/, सॉरी म्यू का अंदर मल्टीप्लाई किया था तो म्यू अपॉन बी, यस और नो, म्यू अपॉन बी, म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपॉन बी माइनस 1/u। इसी सूत्र को कहते हैं अपवर्तन सूत्र।